हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़। हम अंग्रेजी की बेसिक सीरीज चला रहे हैं उन छात्रों के लिए जो या तो नए हैं या जिन्हें अंग्रेजी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है साथियों, तो अभी पिछली 2 क्लासेस में हमने ये जाना कि अंग्रेजी स्टार्ट कहाँ से, अल्फाबेट से, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, यानी कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि टाइपिंग लेटर्स कौन से होते हैं, राइटिंग लेटर्स कौन से होते हैं। हमने जाना कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने जाना कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं कंसेप्ट्स को लेकर। तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे तो मैं इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। कमेंट नहीं करेंगे तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बताएंगे कि कॉमन नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो मैंने बताए थे कल, उनके अलावा। साथ ही आप मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 10 उदाहरण बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 10 एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है साथियों, तो ये आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताएं। ठीक है, कल हमने देखा नाउन, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। ठीक है साथियों, ध्यान से देखें। प्रोनाउन कैसे कहते हैं, कोई बताना चाहे तो कमेंट में बता सकता है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, कल हमने पढ़ा नाउन, और नाउन क्या होता है, किसी भी बस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या और कोई चीज जिसका कोई ना कोई नाम होता है, उसी को ही हम नाउन बोलते हैं। ये तो हमने कल सीख लिया था। अब बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो साथियों, ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, वहां से आप इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे कि हम किसी स्टूडेंट के बारे में लिखने को कहें, जैसे सपोज कि मैं राम के बारे में लिख रहा हूं। राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के 4 भाई हैं, राम के 2 भाई बड़े हैं, राम के 2 भाई छोटे हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन राम का भाई इतना अच्छा नहीं है। तो आपने देखा अभी तक की इन 5-6 लाइनों में राम कई बार रिपीट हुआ, तो थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगा। अब इसी चीज को मैं प्रोनाउन के साथ बोलता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके 4 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई अच्छे हैं, 2 भाई खराब है। ठीक है, देखिए यहां पर राम शब्द का रिपीटेशन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि बात राम की ही हो रही है। तो राम की जगह हमने कौन कौन से शब्द यूज किए? वे, उसका, उसके, ठीक है, वह, ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोनाउन होते क्या है। इंग्लिश में तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है साथियों, तो कल तो हमने देख लिया था नाम, ठीक है, नाउन। अब उस नाम यानी नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैं आपको लिखना हूं। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, यू, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल हमने इतने ही लिख लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप समझते हैं ये जो शब्द है, ये तो मैंने नॉमिनेटिव केस लिखा है, अभी मैं आपको केस भी समझाऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द है यही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं मोहन शर्मा हूं, आई एम मोहन शर्मा, ठीक है। तो आई किसकी जगह यूज हुआ? मैं के लिए, ठीक है। तो ये सब ही प्रोनाउन कहलाते हैं। आया समझ में? तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी को प्रोनाउन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज के बारे में जानते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ब, यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी तक आपको बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है वर्ब क्या होती है। वर्ब में से पूछो वर्ब क्या है तो बच्चे जवाब देते हैं सर क्रिया। ये तो भाई अनुवाद है, क्रिया है क्या ये बताइए, ठीक है। तो हम सब चीजें धीरे धीरे समझते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं? देखिए साथियों, क्रिया इंग्लिश में कई तरह की होती है। मैं आपको 3 तरह की क्रियाएं बता रहा हूं, ठीक है। 3 तरह की क्रिया है। पहली जो टाइप है उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। कौन सी वर्ब होती है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को आप लोग जो बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं आप लोग? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहें, ऑक्सिलरी वर्ब कहें, एक ही बात है। दूसरी जो क्रिया होती है जो कि हमारी एक्शन वर्ब होती है, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं? आप लोग इसे मेन वर्ब। तो वो क्या है? इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है साथियों। तीसरी जो टाइप की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं मॉडल। आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू। नहीं पढ़े हैं तो हम सब पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो मॉडल वर्ब, ठीक है। तो ये 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी मॉडल वर्ब है? ध्यान से देखते जाइए साथियों। क्रियाएं अलग अलग टाइप की हैं। हर क्रिया वो क्रिया नहीं होती जिसके बारे में आप सोचते, सब अलग अलग है, ठीक है। तो पहले जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। नाम ही है उसका सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये किसके साथ आती है? ध्यान दें साथियों, जैसे कि मैं आपको केवल आज एग्जांपल बता रहा हूं ताकि हम समझ पाए बस। तो हेल्पिंग वर्ब के जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जो सहायक क्रियाएं हमें सब्जेक्ट के बाद मिलती है, इन्हें हम सब्जेक्ट के बाद पाएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और भी होती हैं, मैं बस इतनी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। विल, शैल, विल बी, शॉल बी, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन और भी, ठीक है। तो यही होती हैं आपकी सहायक क्रियाएं। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, यानी कर्ता के अनुसार लगती है। जैसा कर्ता होगा, जैसा पर्सन होगा, वो इसके अनुसार लगती है, ठीक है साथियों। ये टेंस भी हमें बताती है कई बार।
कि टेंस कौन सा चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, ये तो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हम देख रहे हैं मेन वर्ब। देखिए साथियों, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जितने भी काम करते हैं, जितने भी एक्शन आप लेते हैं, वो सारे एक्शन, वो सारी क्रियाएं ही मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं, यानी वही सारी क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए, आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लर्न क्या हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, टीच, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, टीच, तो टीच क्या हो गई क्रिया। हम खाना खाते हैं, ईट क्रिया है। ठीक है साथियों, हम क्रिकेट खेलते हैं तो प्ले क्रिया है। हम सोते हैं, स्लीप क्रिया है। तो जितने भी काम हम करते हैं या कर सकते हैं, वो सारी क्रियाएं ही कहलाती हैं मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। समझ में आया? एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, और ये किसी एक्शन को नहीं दिखाती। ये हो सकता है हमें टेंस बता दे, हो सकता है हमें पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़े, लेकिन ये एक्शन नहीं बताती है। एक्शन कौन सी बताती है? मेन वर्ब। एक काम क्या है, कौन सी क्रिया चलती है। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी एक तरह से देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगी, आप मिलती है बुक में लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत से टीचर्स नहीं बता पाते इस चीज कि मॉडल वर्ब्स क्या है, कहाँ यूज की जाती है। देखिए साथियों, कि जो मॉडल वर्ब है ये भी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब ही है। ध्यान से सुनिएगा, जो मॉडल वर्ब है वो भी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब ही है। फिर जब मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो इसे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्यों नहीं रखा, इसे अलग क्यों रखा? तो इसका एक कारण है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, यह कर्ता के अनुसार बदलती रहती है। यानी कर्ता जब एक वचन होगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, बहुवचन होगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। या बात करें पर्सन की, तो पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। अब पर्सन एक नया शब्द आ गया है, बहुत से लोगों को पर्सन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज समझेंगे, पर्सन देखिए इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। कौन होते हैं? 3 पर्सन। पहला फर्स्ट पर्सन, बहुत ईजी है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 पर्सन याद रहेंगे आपको इंग्लिश में, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 ही पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, तो देखिएगा मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें 2 आते हैं। पहला कौन कौन सा? आई और दूसरा वी। फर्स्ट पर्सन हम कैसे बोलेंगे? आई को या वी को। ठीक है, डेफिनेशन कुछ और ही है सॉरी, डेफिनेशन ये है कि जो भी व्यक्ति बोलता है या कुछ लिखता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? एक तो आई और दूसरा वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं साथियों? तो ऐसा व्यक्ति जो सुनता है या किसी लिखे हुए को पढ़ता है वो होता है सेकेंड पर्सन। और बहुत आसान है, इंग्लिश में हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं यू को। किसे बोलेंगे? यू को। और बात करें थर्ड पर्सन की, तो
अब साथियों बहुत आसान है। फर्स्ट पर्सन मुझे पता है आई और वी, सेकेंड पर्सन मुझे पता है यू। तो अगर इन तीन शब्दों को छोड़ दिया जाए, आई को, यू को और बी को, तो बाकी जितने भी शब्द हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। थर्ड पर्सन की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके बारे में बात चल रही होती है, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कुछ अलग नहीं है। तो ऐसे सारे शब्द जो आई, वी और यू को छोड़कर हैं वो सभी कहलाते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, हम समझ रहे थे मॉडल, और मॉडल में हम ये समझ रहे थे कि ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है ये पर्सन के अनुसार बदलती है। पर्सन यानी आई होगा या वी होगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू होगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ही, शी, इट या कोई और शब्द होगा थर्ड पर्सन होगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अब बात करें जब मॉडल की, तो साथियों मैंने कहा आपसे कि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, बस फर्क इतना है कि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं बदलती। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी। और कर्ता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तीन तरह के कर्ता होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो चाहे तो फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट में, चाहे सेकेंड पर्सन आए और चाहे थर्ड पर्सन आए, मॉडल चेंज नहीं होगा। मॉडल को हम इनइफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। ग्रेड 1 टीचर ने पूछा था एक सवाल कि इनइफेक्टिव वर्ब क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं लगा पाए। ग्रेड 1 टीचर का पेपर दे रहे हैं, ये पता नहीं है कि इनइफेक्टिव वर्ब क्या है। ठीक है, एक और सवाल आया था लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब नहीं बता पाए और बनने जा रहे हैं ग्रेड 1 के टीचर। ठीक है, चलिए तो मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, और भी है शुड, ought to, must, ठीक है, used to एंड मैनी मोर, बहुत सारे मॉडल्स। तो जो मैंने मॉडल्स आपको बताए ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ये कर्ता के अनुसार नहीं बदलते हैं, बस इतना सा फर्क। तो आप सभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो गया हूं। मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे से समझ आए, चाहे वीडियो अच्छा बने, बेकार बने, क्वालिटी कम हो जाए, लाइट कम हो जाए, आपको समझ में आ रहा है, मेरा उद्देश्य पूरा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने एक तो प्रोनाउन पढ़ा है। अभी प्रोनाउन क्या है, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब मैंने आपको 3 तरह की बताई फिलहाल, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, और तीसरी मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार बदलती है। मेन वर्ब ये हमारे एक्शन होते हैं, हम दिन भर जितने भी काम करते हैं, कर सकते हैं, वो सारे एक्शन होते हैं। तीसरा है मॉडल वर्ब, ये इनइफेक्टिव वर्ब होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं बदलती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है इंग्लिश, हम करेंगे भी नहीं जब तक हमारा ये बेस क्लियर नहीं हो जाता। कोई जल्दी नहीं है, आपने सालों लगाए हैं ग्रेजुएशन करने तक, आप 1 साल तो दे ही सकते हैं ना इंग्लिश, लेकिन 1 साल में आई जाएगी, लेकिन स्पीड यही रहेगी। ठीक है, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। आज 2 जून है और लगभग 15 जून के आसपास हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लासेस को। तो ध्यान से पढ़े साथियों, ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस तो 3 महीने का है, 3 महीने में इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है।
लेकिन मुझे सिलेबस खत्म करना ही नहीं। जब आप एक बार फीस दे चुके हैं और मैं आपसे एक बार फीस ले चुका हूं, तो मैं आपको आपके सिलेक्शन होने तक पढ़ाऊंगा उसी फीस में। ठीक है, आपसे बार बार फीस नहीं ली जाएगी। शर्त एक है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस में पढ़ने की कि आप डेडिकेट हो पढ़ाई के प्रति, डेली आ रहे हो, मैं जान लगा दूंगा आपको इंग्लिश सिखा देगा। एसएससी बच्चों का खेल लगेगा आपको। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रोनाउन समझ लिया, वर्ब समझ लिया, एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो चीज हमें समझनी है वो है एडजेक्टिव। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विशेषण। तो पहली बात तो यही है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशंस मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बस आपको बोल रहा हूं अच्छे से लिखिए, मेरी कोई स्पीड तेज नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखिए ऐसे शब्द, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। बस क्या बोला, ऐसे शब्द जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। हो गया, एडजेक्टिव और क्या है, कुछ नहीं। जैसे चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि बॉय, ये नाउन है या नहीं है? बिल्कुल नाउन है, पहली क्लास में हमने सीखा, कल भी हमने सीखा कि बॉय नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो देखिए मैं अगर लिखूं ए गुड बॉय, लड़का कैसा अच्छा, गुड, तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। तो ये गुड ही क्या है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, पर गुड तो आपको पता है, अंग्रेजी में बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनके मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है और आपको मीनिंग आता नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसका एक तरीका है, आप कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे नाउन को। किसको ढूंढेंगे? नाउन। देखिए नाउन क्या था, बॉय, तो जहां पर नाउन होगा उसके जस्ट पहले जो शब्द होगा ना वो एडजेक्टिव होगा। तो अगर सेंटेंस में आपसे कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव ढूंढिए, सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपको एडजेक्टिव नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है नाउन। नाउन के जस्ट पहले जो शब्द रखा होगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। और देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूं स्वीट मैंगो। स्वीट मैंगो का मतलब क्या है? मीठा आम। तो आम तो नाउन है लेकिन मीठा नाउन नहीं है, मीठा तो विशेषता है। लेकिन चलो मुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ये तो जानता हूं आम किसी चीज का नाम है, नाम है ना, तो नाम के पहले जो शब्द आया वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हमेशा लगभग 90% केस में नाउन के पहले ही आता है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब 10% की बात कर लेते हैं। 90% केस में तो आगे मिलेगा, लेकिन 10% केस कैसा? अब 10% केस ये है कि जैसे आगे आपको नहीं मिल रहा है एडजेक्टिव, तो फिर पीछे मिलेगा। नाउन के पीछे कहां मिलेगा? देखिए पहले कोई ना कोई नाउन होगा, हमें इस नाउन के पहले एडजेक्टिव देखना है। अगर पहले नहीं है
तो हम पीछे जाएंगे तो नाउन के बाद मिलेगी हमें एक हेल्पिंग वर्ब और फिर मिलेगा आपका एडजेक्टिव, फिर मिलेगा एडजेक्टिव। कैसे? जैसे मैंने स्वीट मैंगो लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंगो इज स्वीट। सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव ढूंढना था। आपने मैंगो देखा, उसके पहले कोई शब्द नहीं है, तो आप निराश हो जाएंगे कि एडजेक्टिव तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है साथी, एडजेक्टिव अगर आगे नहीं है नाउन के तो पीछे होगा। मैंगो आ चुका है, नाउन आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब इज आ चुकी है, अब जो शब्द आया वो हो गया आपका एडजेक्टिव। तो 10% केसेस में एडजेक्टिव कहाँ मिल सकता है हमें? पीछे। और बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन के तो हमेशा बाद में ही आता है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही इज गुड, ही इज गुड, तो ही प्रोनाउन था, इज हेल्पिंग वर्ब थी और गुड एडजेक्टिव था। कभी भी प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। समझ में आया कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हमसे अगर एडजेक्टिव ढूंढने को कहा जाता है तो हम पहले नाउन को ढूंढेंगे और नाउन के जस्ट पहले का शब्द देखेंगे, वो एडजेक्टिव होगा। अगर वो आगे वाला शब्द दिया ही नहीं है तो हम नाउन के पीछे देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होगी और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव होगा, चाहे आपको मीनिंग आए या ना आए, ठीक है। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लेते। हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। लगे हाथ हम एडवर्ब और समझ ही लेते हैं। एडजेक्टिव हम समझ गए ना, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव है, ठीक है साथियों। अब एडवर्ब क्या है? देखिए इसमें वर्ब छुपा हुआ है, VERB। वर्ब मतलब होती है क्रिया, तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, क्रिया का विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की, क्रिया हम समझ चुके हैं, वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन साथियों अब आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, तो जो एडवर्ब है ये क्रिया की विशेषता तो बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे एडजेक्टिव, एडवर्ब, कभी कभी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है। तो याद रखेंगे एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन कई बार ये दूसरे एडवर्ब, दूसरे एडजेक्टिव या कभी कभी नाउन, प्रोनाउन और कभी कभी पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, ठीक है साथियों। तो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस, इन सभी की विशेषता बता सकता है कौन? एडवर्ब, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज किसकी विशेषता है? दौड़ने की, क्रिया की विशेषता है। तो ये कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्या है क्रिया विशेषण? फास्ट। एडवर्ब क्या है आपका? फास्ट। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में ये चीजें आपको सिखाने वाला हूं। अभी तो मेरा उद्देश्य है कि मैं जब आपको पहला कोई चैप्टर पढ़ाऊं तो आपको ये छोटे छोटे से टर्म्स बताऊं। तो अब आप सीख गए हैं आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, 6 चीजें आप सीख गए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं
जो हमारे चैप्टर्स ऑनलाइन में हो चुके हैं, जैसे कि आर्टिकल हो चुका है, नाउन हो चुका है और प्रोनाउन हो चुका है। तो इन चैप्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो बिल्कुल पेपर में आते ही हैं, वो मैं आपको कल से कराऊंगा। तो तैयार रहें अगली क्लास के लिए। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अभी ये जो बेसिक क्लास है उसके वीडियोस नहीं देखे, पहले वो वीडियोस देख लें, वरना वो क्लासेस आपके ज्यादा काम की नहीं है। क्योंकि बिल्कुल मैं लिंक से चल रहा हूँ, एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है। तो 3 ही क्लासेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लासेस होंगी। ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनको अच्छे से ध्यान से लिख लें। और कल से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल चैप्टर से। भाई जिनका पढ़ा हुआ है वो भी इसको पढ़ें, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनकी तो बल्ले बल्ले है ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल चैप्टर के साथ। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।